Good morning student, I will teach you mathematics of 11th class, that is practice exercise। ये प्रैक्टिस वीडियो है बेटा, आपके जो टेस्ट होंगे उसकी तैयारी के लिए मैं करवा रहा हूँ। पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज़ उसे ध्यान से देखिए। इनमें वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। उससे डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा। ये एक एग्जाम्पल है, उसमें कहता है कि एक ए सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है। तो बताना है कि आपको ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए। ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं। आप जब ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना जानते हो तो उसके हम फार्मूला जानते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं है, ठीक है बेटा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं, तो हम पता कैसे लगाएं कि ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट क्या होंगे और मिनिमम क्या होंगे। चलो देखते हैं बेटा। जो ये 2 सेट है ए और बी, हमें ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं। मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं पता है। तो 3 कंडीशंस यहाँ पर हो सकती हैं। पहली कंडीशंस कि ए और बी ऐसे सेट हों जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ए और बी 2 ऐसे सेट ऐसे हों कि वो आपस में इंटरसेक्ट करें। ए और बी 2 सेट ऐसे हों कि ए सेट पूरी तरह से बी के अंदर हो, बी भी ए के अंदर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ए ही बी के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा 8 है, ठीक है जी। तो इसलिए क्योंकि ए छोटा है इसलिए ए के सारे एलिमेंट बी में हो सकते हैं, लेकिन बी के सारे ए में नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मैंने जब इस केस को लेता हूँ तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो कितना आया बेटा? 0 आया है, ठीक है। ए और बी का इंटरसेक्शन कितना आया बेटा? 0 आया है। और एन ऑफ इन बी का फार्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं? 3, बी में कितने बेटा? 8, इंटरसेक्शन में कितने हैं? 0। टोटल आंसर कितना है? 11, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा। इसे मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं बेटा? मैक्सिमम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ए और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, इस फार्मूले की तरफ ध्यान दो, ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड करें और उसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करें, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो वो जब कोई नंबर अगर सब्ट्रैक्ट होता, वो जो सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर है अगर वो 0 हो तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, है बेटा। जो सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर अगर वो 0 हो तो मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन जब 0 होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर यहाँ 0 के अलावा कुछ और होता, 1 2 3 एनीथिंग होता, 0 के अलावा कुछ भी होता, तो ये 11 ना कि 11 से कम आता, तो मैक्सिमम नहीं बन पाता। इसलिए मैक्सिमम बनने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का 0 होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक इसमें चेक करते हैं। इसमें कहता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन बेटा मुझे पता नहीं है, तो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता। तब ये वाला केस आ जाओ। इसमें ए के सारे एलिमेंट किसमें है? बी में है। यहाँ पर ए सबसेट है किसका बेटा? बी का सबसेट है। क्यों है? क्योंकि ए के एलिमेंट कितने हैं? 3 है, बी में एलिमेंट कितने हैं? 8 हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ए 100% बी का सबसेट होना ही चाहिए, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ए बी का सबसेट होगा तो हम मिनिमम एलिमेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसका मतलब है ए के अंदर जो 3 एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में पहले से ही मौजूद हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे? ए के नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर ही होंगे। चेक कर लो, इस जो डायग्राम बना रखा है, ए और बी में जो इंटरसेक्शन है वो बेटा क्या है? ए ही आ रहा है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए के बराबर होना चाहिए। तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 दे रखे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 3। अब ए यूनिट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए में 3 है, एन ऑफ बी में 8 है, और ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटे? 3 है। तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 8। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। कोई बच्चा कह सकता है सर यहाँ पर 8 भी तो आ सकता है। नहीं आ सकता बेटे 8। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है। तो जो दोनों में मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट कितने हो सकते हैं? ए और बी में मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं, 8 थोड़ी हो सकते हैं। इसलिए जो ए और बी में इंटरसेक्शन में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 3 ही आ सकते हैं, 8 नहीं आ सकते। 3 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, 4 भी नहीं आ सकते, ठीक है बेटा। इसलिए मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखूँगा तो इसकी वैल्यू मिनिमम बन जाएगी। बस ये क्वेश्चन नंबर बेटा, ये एग्जाम्पल था जो आपके सामने पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। चलिए अगला, इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं मैथ पढ़ने वाले
केमिस्ट्री पढ़ने वाले, फिजिक्स पढ़ने वाले टोटल संख्या 50 है। एक एग्जाम्पल है बेटा, वो एग्जाम्पल अगर जिस बच्चे के पास बुक है वो ही समझ सकता है इसको। सब आपको समझ में इसमें भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहता है कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने वालों की संख्या 50 है, मैथ पढ़ने वाले 37 है, फिजिक्स पढ़ने वाले 24 हैं, ठीक है जी। फिजिक्स पढ़ने वाले 24 हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 43 हैं, और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों पढ़ने वालों की संख्या 19 या 19 से कम है। बेटा इसमें यह कहा गया है एटमोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं उनकी अधिक से अधिक संख्या 19 है। अधिक से अधिक संख्या मतलब एटमोस्ट का मतलब बेटा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 19 है। मैक्सिमम 19 हो सकता है लेकिन मिनिमम कुछ भी हो सकता है, इसलिए लेस देन का सिंबल लगाना जरूरी है। इसमें दे रखा है कि एटमोस्ट वर्ड दे रखा है उस क्वेश्चन के अंदर, अगर एटमोस्ट वर्ड आ जाए तो इसका मीनिंग ये होगा। एटमोस्ट का मतलब क्या, एटमोस्ट क्या, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले एटमोस्ट कितने हैं, 19 है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाले एटमोस्ट 19 है, मतलब उनकी संख्या या तो 19 के बराबर है या 19 से कम होनी चाहिए। एटमोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू आएगा। ऐसी मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले, दोनों पढ़ने वाले, तो इंटरसेक्शन आता है, इधर भी इंटरसेक्शन क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में एंड है। मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले दोनों की संख्या मैक्सिमम कितनी, 29 है। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले मैक्सिमम बच्चे कितने हैं, 20 हैं, मैक्सिमम बच्चे 20 है, तो लेस देन इक्वल टू 20 आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि बताओ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों पढ़ने वाले मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, एटमोस्ट क्या हो सकते हैं, अधिक से अधिक क्या हो सकते हैं, ये निकालना चाहते हैं। ये सब गिवन था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब एक सिंपल सी बात यह है कि आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी याद है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला आपने पहले ही याद कर रखा है, उसको याद करो। बस ए की जगह एम आ गया, बी की जगह सी आ गया, ठीक है, और सी की जगह पी आ गया, ये फर्क है। तीनों का यूनिट कितना बेटा, 50। एम में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटे, 37, ठीक है जी। एम में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 37, पी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 24, सी में बेटा 43। तो ये सारी वैल्यू आपने इसके अंदर पुट कर देनी है, बस इसको छोड़ देना। एम इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन पी, पी इंटरसेक्शन एम, और तीनों के इंटरसेक्शन को भी छोड़ दिया बेटा, ये एज इट इज लिख दिया सारी वैल्यू, ठीक है। इन सब की वैल्यू निकाल लिया, इन सब की वैल्यू जैसे निकालूंगा वो आ जाएगी 54 के बराबर, ठीक है जी। अरे माइनस एम इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन पी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन एम प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी, इन सारी वैल्यूज को उठा के मैं दूसरी साइड ले आया, 50 को इधर ले आया, सॉल्व करने पर आंसर 54 आया, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, एम एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट एम इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट पी इंटरसेक्शन एम। इस पूरी वैल्यू को भी उस साइड ले जाओ, माइनस में पूरी वैल्यू उस तरफ ले जाते हैं। 54 प्लस एन नंबर ऑफ एलिमेंट एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी। अब इन तीनों की जो वैल्यू है बेटा, ये तीनों जो दे रखे हैं इनकी वैल्यू तो दे रखी है, ये रही 9 लेस देन इक्वल टू 19 लेस देन इक्वल टू 29 लेस देन इक्वल टू 20 गिवन है बेटा ये, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकता अभी, मैं यूज़ कैसे करूँ, इनका यूज़ कैसे करें, वो ये मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। वो देखो यहाँ तक आ चुके हैं हम, क्लियर। सॉल्व करना बेटा, ये कैलकुलेशन ये तो आपको करनी पड़ेगी अपने आप, नॉर्मल सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने लिखा एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी लेस देन इक्वल टू 19 और नंबर ऑफ एलिमेंट एम इंटरसेक्शन सी लेस देन इक्वल टू 29, नंबर ऑफ एलिमेंट पी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है बेटा। इन तीनों को ऐड कर दिया मैंने। क्यों तीनों को ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तीनों का सम ही तो है, इन तीनों को ऐड ही तो करना है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे लग के तीनों को ऐड कर देते हैं। इन तीनों को ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी लेस देन इज इक्वल टू का सिंबल लगाया, लेस देन इज इक्वल टू का सिंबल लगा दिया, और इन तीनों का सम कर दिया तो आया 68। क्या है बेटा, 60। इन तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 68। कोई दिक्कत है? अब बहुत आसान सा बन गया। कैसे, आपको भी कैसे बन गया, कहते इस तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 68 है, लेकिन बेटा इन तीनों का सम आपने निकाल तो रखा है, किसके बराबर है, 54 प्लस दिस, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ क्या, 54 प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी, 54 प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी लेस देन इक्वल टू 68। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी लेस देन इक्वल टू 54 को दूसरी साइड ले जाओ 14। तो बस यही निकालना था कि इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, किससे, लेस देन इक्वल टू 14 आना चाहिए। तो किस तरह से कैलकुलेट किया है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, बहुत आसान सा था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है
एक सेट दे रखा है ए में नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं m, एक बी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे बेटा n, ठीक है जी। तो ए के टोटल सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल सबसेट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 2 की पावर m। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो बी के टोटल सबसेट कितने हुए 2 की पावर n। ये क्वेश्चन पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है जी। इसमें टोटल सबसेट 2 की पावर m है, इसमें टोटल सबसेट 2 की पावर n है। लेकिन कहता है कि जो टोटल सबसेट है ए के जो टोटल सबसेट है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि ए के जो टोटल सबसेट है, ये बेटा एक एग्जाम्पल है, आपके एक्सरसाइज में मिल जाएगा या एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो ये पूछता है कि ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट m है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, ये गिवन है बेटा, ठीक है। तो अगर इसमें m है इसमें n है तो ए के टोटल सबसेट कितने हुए 2 की पावर m, बी के टोटल सबसेट कितने हुए 2 की पावर n, ठीक है जी। तो जो ए के टोटल सबसेट है 2 की पावर m वो हमेशा 56 ज़्यादा है इससे, ये 56 मोर देन 2 की पावर n। तो 2 की पावर n को लिख सकता हूँ 2 की पावर n प्लस 56, क्योंकि 2 की पावर n 56 ज़्यादा है या 2 की पावर m 56 क्या है ज़्यादा है, तो इसमें 56 जोड़ना पड़ेगा। 2 की पावर n आप इस तरफ ले आओ, हमें m और n की वैल्यू पूछी गई है इसमें पूछा गया कि a में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, b में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, ठीक है, और a में टोटल सबसेट हमने निकाल लिए। फार्मूला मुझे पता है पहले से, ये फार्मूला नहीं पता तो फिर मैं आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको करना पड़ेगा। b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n है, तो टोटल सबसेट 2 की पावर n बनेगा। ये फार्मूला नहीं पता तो बेटा फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि पहले की वीडियो देखनी जरूरी है, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी बेसिक चीज़ें क्लियर है, उसके बाद मैं आपको ये एग्जाम्पल्स और ये थ्योरम समझाऊंगा। 2 की पावर m बराबर 2 की पावर n प्लस का 56 आ गया। 2 की पावर n को इधर ले आओ, ले आए। 56 को 8 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 8 को 2 की पावर 3, 7 को 8 माइनस 1, 8 मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 3 को अंदर ले आओ, 2 की पावर 3 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 को 1 से माइनस 2 की पावर 3, दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर करने पर m की वैल्यू 6 आएगी और n की वैल्यू 3 आ जाएगी। हैंस द रिजल्ट m और n निकालना था बेटा, और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। तुम सोचो कोई और एग्जाम्पल कोई और टेक्निक लगा दूँ, जैसे कि आप 2 लीनियर इक्वेशन दिया करते और x और y की वैल्यू निकाला करते 10वीं क्लास में, तो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स दिया करते हैं x और y, ठीक है। 2 x और y 2 वेरिएबल होते हैं, उनकी वैल्यू निकालनी हो तो 2 लीनियर इक्वेशन दिया करते थे, जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस 2y इक्वल टू 7, सॉल्व दीज इक्वेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसी तरह से x और y निकालने के लिए 2 लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भी 2 वेरिएबल कौन है, m और n 2 वेरिएबल है, लेकिन 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, इसलिए इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए, इसमें प्रूव दैट a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी दैट इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c माइनस बी, ये प्रूव करना चाह रहे हैं बेटा। ये एक थ्योरम है, इसे प्रूव करना चाहेंगे। मैं दो साइड को जब बराबर दिखाना होता है तो उन दोनों को मैं एक दूसरे का सबसेट दिखा देता हूँ, लेकिन आपको याद होगा कि मैं a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b डैश का भी इस्तेमाल करता था कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, इसलिए मैंने क्या करा, इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना चाह रहा हूँ। तो एक x एलिमेंट बेटा मैं इधर से उठाता हूँ, x बिलोंग करता है a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी। इसका मतलब होता है x बिलोंग करेगा a माइनस बी में, एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड x बिलोंग करेगा c माइनस बी में। क्लियर? इसका मतलब है कि x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग नहीं करेगा b के अंदर। भाई कोई एलिमेंट x बिलोंग करता है a माइनस बी, तो इसका मतलब साफ साफ जानते हैं, पहले भी 10 बार बता चुका हूँ कि x a में तो होगा, लेकिन बेटा x b में नहीं जाएगा। अच्छा, x बिलोंग करता है c में, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, x बिलोंग करेगा c में एंड, यहाँ बट भी लगा सकते हो आप चाहो तो, यहाँ बट लगा दें एंड की जगह बट। आप जानते हो ना क्यों? क्योंकि अगर x बिलोंग करता है a माइनस बी में, तो इसका मतलब बता रखा है कि x बिलोंग करना चाहिए a में, बट x डज नॉट बिलोंग टू b, ये बता रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि x बिलोंग करता है a माइनस बी में, तो x बिलोंग करना चाहिए a में, बट x डज नॉट बिलोंग टू b। बट लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं बेटा, दोनों तरीके सही हैं। एंड यहाँ पे एंड आ गया, x बिलोंग करता है c माइनस बी में, इसका मतलब है x बिलोंग करना चाहिए c में, बट x डज नॉट बिलोंग टू c। अच्छा, x बिलोंग करना चाहिए a में, लेकिन x बिलोंग नहीं करता b में, यहाँ पर भी लिख रखा है x डज नॉट बिलोंग टू b।
एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, दोनों वैल्यू कैसी है, ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू कैसी आ रही बेटा, सेम आ रही है, इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बनेगा एक्स बिलोंग करता है ए में, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स बिलोंग करता है ए में, ये बचेगा, और एक्स बिलोंग करता है सी में, ये बच जाएगा, बीच में एंड बच जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ना। अच्छा जी, x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा c में, और ये पूरी वैल्यू कॉमन निकाल ली, इधर से भी और इधर से भी। जब इन दोनों को कॉमन निकालूंगा तो क्या क्या बच गया, देखो x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा c में, यही तो बच गया बेटा। एंड x बिलोंग नहीं करेगा b के अंदर, ये कॉमन निकाल लिया। एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ये कॉमन निकाल लिया। यहाँ एंड की जगह बट भी लिख सकते हैं, बता चुका हूँ। इसका मतलब है x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा c में, तो x बिलोंग करेगा a और c के इंटरसेक्शन में, बट x डज नॉट बिलोंग टू b, लेकिन x b में बिलोंग नहीं करेगा, एंड भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b, एक a इंटरसेक्शन c में बिलोंग करता है, लेकिन वो b के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c माइनस b में। यही वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया बेटा, x बिलोंग करेगा a माइनस b में, तो x a में तो आएगा लेकिन x b में नहीं जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ, यानी कि यहाँ से हम यहाँ चल सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ चल सकते हैं, दोनों बातें सच है। तो x a इंटरसेक्शन c में है लेकिन x b में नहीं, तो x किस में बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन c माइनस b में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि x a इंटरसेक्शन c में बिलोंग करना चाहिए। इसको एक सेट मान लो बेटा, इसमें बिलोंग करना चाहिए लेकिन इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए, वही रिजल्ट ऊपर लिख रखा है, तो इसका मतलब ये होता है। इफ़ एंड ओनली इफ का सिंबल लगाने के लिए आप दोनों तरफ एरो का निशान लगा सकते हो, ऐसे जैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो इसका दूसरा पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंने यहाँ दिखाया है कि इसमें से एक एलिमेंट उठाया, उसे इसमें दिखा दिया। अब इसमें से एक एलिमेंट उठाऊंगा और उसे इसमें दिखा दूंगा, लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ लगा देते हो तो दूसरा पार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या कि इसमें से एक एलिमेंट उठा के चलते थे और उसे इसमें दिखा दिया करते थे, ठीक है ना। तो x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन c माइनस b से उठा के चल रहे हैं, देखो उल्टा चल दो, फिर उल्टा चलते आपको ये आ जाएगा। यहाँ ऊपर से नीचे चलेंगे तो दूसरी साइड आ जाएगी, तो ये एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, एक दूसरे के सबसेट होते ही दोनों बराबर होने चाहिए। एक एग्जाम्पल है, एक एक्स सेट दे रखा 1 2 3 4 5, इफ n रिप्रेजेंट करता है एनी एलिमेंट ऑफ x। बेटा n है ना, n इसमें से जितने भी एलिमेंट है उसको n नाम दे दिया। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करके दिखाना है कि वो एलिमेंट ढूंढो जो x में तो बिलोंग करते हो। n कौन है बेटा, n जो है ना x सेट से लिया गया कोई एलिमेंट है, वो n x में तो होना चाहिए, लेकिन उस n को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो x में नहीं होना चाहिए। पहले पार्ट में तो वो सारे n ढूंढो, जो कैसे n है उसकी खास बात यह है कि वो n x में तो है, लेकिन उस n को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो x में नहीं होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या है कि वो n ढूंढो जिसमें 5 जोड़ दूं तो 8 आना चाहिए। वो n ढूंढो जिसकी वजह से n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब बच्चे जानते हैं बेटा। चलो देख लेते हैं। मैंने पहला पार्ट प्रूव करता हूँ कि n उठाना है किससे, x से। n बिलोंग करता है x में, इनमें से n है सारे बेटा, इन सबको n मान लो, लेकिन उस n को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो x में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैंने n की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है। अब 2n निकालना, 2 इंटू में 1, 2 आया। क्या ये 1 x में है? क्या ये 2 x में है? ये भी है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। अब n की वैल्यू 2 ले लो, 2n निकालो, 4 आ गया, ठीक है जी। n की वैल्यू मैंने 2 यहाँ से उठाई, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ, n x से बिलोंग करना चाहिए, मैंने x से उठा लिया, n 2 उठा लिया, पहले 1 उठाया था, अब 2 उठा लिया, लेकिन 2n चेक किया, 4 आया। 4 x में नहीं बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 4 तो x में बिलोंग करता है, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 भी नहीं ले सकते। अब n की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 3, और 2n निकालता हूँ तो कितना आता है, 6। क्या 6 बिलोंग करता है x में? 6 x में बिलोंग करता है, तो n की वैल्यू 3 भी नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा ये जो 2n निकालने पर जो 6 आता है ना, जो भी एलिमेंट आता है वो x में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो तो जा रहा है ना, नहीं जाना चाहिए, लेकिन 6 तो जा रहा है, तो इसलिए n की वैल्यू 3 नहीं ले सकते। अब n की वैल्यू 4 उठाओ, n की वैल्यू 4 लेने पर 2n की वैल्यू कितनी आई, 8। 2n की वैल्यू कितनी आई बेटा, 8। क्या 8 बिलोंग कर रहा है x में? 8 है? नहीं है, ये नहीं बिलोंग करता, तो n की वैल्यू 4 आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर n की वैल्यू 4 ले रखी है बेटा। अब n की वैल्यू 5 उठा लो, 2n निकालो, 10 आया। क्या 10 बिलोंग कर रहा है x में? नहीं कर रहा है, नहीं है,
तो 10 भी x में नहीं है तो n की वैल्यू 5 आनी चाहिए। ऐसे ही n की वैल्यू 6 उठा लो, 6 डालेंगे तो 12 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 6 डालने पे यहाँ क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 12 क्या x में है, नहीं है, नहीं है तो 6 आना चाहिए। अगर x में बिलोंग नहीं करेगा तो लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। बस ये ए सेट बनाना था, आसान सा था। दूसरा पार्ट n + 5 = 8। बताओ इसमें से n की वैल्यू क्या लूँ, इसमें से n की वैल्यू मैं क्या लूँ कि उसमें इसे मैं यहाँ पुट करूँ, उसमें 5 जोड़ूँ तो 8 ही आना चाहिए। आप कहोगे 3 डाल दो, 3 + 5 = 8, तो आंसर इज 3, बस खत्म। ठीक है जी। अब ऐसे n ढूंढो जो > 4 हो, इसमें सारे n में से वो ढूंढो जिसकी वैल्यू 4 से बड़ी हो। 4 से बड़ी कौन कौन है, 5 और 6, आंसर 5 और 6, बस खत्म भाई। अच्छा, अगला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस। बेटा रिलेशन एंड फंक्शंस देखेंगे क्या करना है रिलेशन एंड फंक्शंस में। पहला क्वेश्चन, x/3 + 1, y - 2/3 दैट इज इक्वल टू 5/3, 1/3। बेटा ये एक ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के क्या है, बराबर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप जानते हैं जब दो ऑर्डर पेयर बराबर तो उसका पहला सफिक्स जो है इसके बराबर होना चाहिए। x/3 + 1 दैट इज इक्वल टू 5/3 होना चाहिए एंड y - 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लो, बस खत्म है। ये ऑर्डर पेयर अगर दो बराबर दे दें तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा वाला पोर्शन दूसरे वाले पोर्शन के बराबर होना चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 8 है बेटा, एक a क्रॉस b अगर बराबर हो a क्रॉस c के बराबर हो, a क्रॉस b अगर a क्रॉस c के बराबर हो, देन शो दैट b इज इक्वल टू c होना चाहिए। ठीक है बेटा, मतलब b अगर c के बराबर दिखाने का मतलब ये है मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि b जो है ना सबसेट है c का और c सबसेट है किसका, b का। ये प्रूव करना पड़ेगा। अब मैं पहले प्रूव कर रहा हूँ कि b सबसेट ऑफ c होगा। b में से एक एलिमेंट x उठाऊंगा, उसे किस में दिखा दूंगा, c में दिखा दूंगा। क्लियर। तो मैंने मान लिया लेट x बिलोंग करता है b में, मैंने एक एलिमेंट b में मान लिया क्योंकि b के सारे एलिमेंट मैं c में दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने x एलिमेंट b में मान लिया। मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि एंड y आल्सो बिलोंग करता है a में। ये y एलिमेंट है ना, y एलिमेंट जो बिलोंग करता है a में। बेटा a में क्यों लिया, क्योंकि मैंने x एलिमेंट b से क्यों उठा के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे b के सारे एलिमेंट c में दिखाने हैं। तो मैंने x बिलोंग करता है b में लेके चल चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट दे रखे हैं बेटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर पेयर में आते हैं, पहले भी समझा चुका हूँ ये बात। ठीक है जी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता ही होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म थी, ये ब्रैकेट में बनते दोनों, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म थी। ठीक है जी, तो इस तरह से मैंने x बिलोंग करता है b में ले लिया। लेकिन मैं अभी x किस में है, b सेट में तो है, x किस में है, b सेट में है। लेकिन जो a है ना बेटा, a जो ये a सेट दे रखा है, a इज एनी नॉन एम्प्टी सेट है, याद रख लो इस बात। इसके अंदर इसमें दे रखा है कि a क्रॉस b बराबर a क्रॉस c हो, तो प्रूव करना है कि b बराबर c होना चाहिए। जहाँ पे a क्या है, a इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। बेटा ये a कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो मैंने मान लिया कि वो y एलिमेंट कोई a सेट से उठा लिया। तो अगर x b के अंदर है और y a के अंदर पड़ा हुआ है, तो y और x का जो ऑर्डर पेयर है वो ऑटोमेटिकली बिलोंग करना चाहिए a क्रॉस b। बेटा y पहले लिखा है और x बाद में लिखा है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मेरे पास a क्रॉस b सेट है, b क्रॉस a थोड़ी लिख रखा है, यहाँ पर a क्रॉस b लिख रखा है। तो अगर a क्रॉस b लिख रखा है तो a के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे और b के एलिमेंट बाद में। तो a के एलिमेंट कौन है, y पहले लिखना चाहिए, और b का एलिमेंट कौन है, x, वो बाद में लिखना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली बिलोंग करना चाहिए a क्रॉस b में। आप जानते हैं बात, क्रॉस प्रोडक्ट्स मत समझाते समय बता चुका हूँ। ये वही बच्चा समझेगा बेटा जिसको पहले से टॉपिक क्लियर है, अदरवाइज दिक्कत है। अगर ये बिलोंग कर जाता है y को मैं x ऑर्डर पर a क्रॉस b में बिलोंग कर जाता है, लेकिन बेटा a क्रॉस b किसके बराबर है, a क्रॉस c के बराबर है। तो y को मैं x का ऑर्डर पर आल्सो बिलोंग टू a क्रॉस c, क्योंकि मैं a क्रॉस b की जगह a क्रॉस c लिख सकता हूँ, क्योंकि a क्रॉस b खुद a क्रॉस c के बराबर है। इसका मतलब होता है कि y बिलोंग करना चाहिए a सेट में एंड x बिलोंग करना चाहिए बेटा c सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो x एलिमेंट है कहाँ से उठाया था आपने, बताओ, b सेट से उठाया था, और वो x एलिमेंट दिखा कहाँ दिया, c सेट में दिखा दिया। तो ये दिखाना था कि x का एलिमेंट जो b सेट से उठाया था उसे c में दिखाना चाहिए था। तो x एलिमेंट जो बेटा मैंने b से दिखाया था उसे c में दिखा दिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x आल्सो बिलोंग टू c। अब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि y बिलोंग करता है a में।
पहले भी मैं y बिलोंग टू ए लेके चल रहा था, इसमें y बिलोंग टू ए चल रहा है, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें तो ये चाहिए था कि x सी में जाना चाहिए, x सी में चला गया, x बिलोंग कर गया सी में, तो x b से उठाया था, सी में दिखा दिया, तो b सबसेट ऑफ c होना चाहिए। सिमिलरली अब मुझे दिखाना है कि c सबसेट ऑफ b होना चाहिए, c सबसेट ऑफ b होना चाहिए, ये प्रूव करना चाहूँगा मैं। c सबसेट ऑफ b होना चाहिए, तो c मैं क्या करता हूँ, x एलिमेंट c से उठा के चलता हूँ बेटा। कहाँ से उठा के चलता हूँ, c से। अब यहाँ पे c कहाँ है बेटा, c सेट ये रहा, x एलिमेंट c से उठा के चल रहा हूँ, और c सेट कहाँ पर है, a क्रॉस c के साथ कौन सा सेट है, a सेट है, ठीक है। तो x बिलोंग करता है c में, तो अब इस a सेट के अंदर भी एक एलिमेंट मुझे मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि y बिलोंग करता है a के अंदर, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर a क्रॉस c है, तो a पहले है c बाद में है, तो इसलिए a पहले है, तो y को पहले लिखना है और x को बाद में लिखना है। y और x का एक ऑर्डर पेयर बनाओ जो बिलोंग करना चाहिए a क्रॉस c में, क्योंकि y तो a में बिलोंग कर रहा है बेटा, और x किस में बिलोंग कर रहा है, c में। और यहाँ पर a क्रॉस c दे रखा है, यहाँ c क्रॉस a होता ना, यहाँ c क्रॉस a होता तो मैं x को y लिखता, लेकिन y क्रॉस c है तो मैं y को x लिख रहा हूँ, क्योंकि y एलिमेंट को मैं a में मान के चल रहा हूँ और x एलिमेंट को मैं c में मान के चल रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन a क्रॉस c किसके बराबर है, a क्रॉस b के बराबर है, तो y x का ऑर्डर पेयर बिलोंग करना चाहिए a क्रॉस b में, क्योंकि a क्रॉस c a क्रॉस b के बराबर है। इससे पता चलता है कि y बिलोंग करना चाहिए a में एंड x बिलोंग करना चाहिए किसमें, b में। तो मैंने x किस तरह से उठाया था, c से, और x किस में दिखा दिया, b में। x उठाया था किससे था, c से, और किस में दिखा दिया बेटा, b में, इसलिए c के सारे एलिमेंट किस में चले गए, b में, ठीक है। x बिलोंग टू b हो गया, तो x c से उठाया था, b में दिखा दिया, तो c इज सबसेट ऑफ b, तो इसलिए a b इक्वल टू c होना चाहिए। बेटा ये जो एलिमेंट है, ये जो लेके चल रहे हैं, वो किस लिए लेके चल रहे हैं, x बिलोंग कर रहा है c में, और उसमें दिखा दिया मैंने x बिलोंग टू b, ठीक है। x c से उठाया था, b में दिखा दिया, लेकिन ये बीच में यहाँ का ये बार ये कहाँ से आ गया, y बिलोंग टू a, इसका लेना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, और क्रॉस प्रोडक्ट में एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होता है, ठीक है। तो ए सेट में कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा। यहाँ पर ए क्लियरली ए इज नॉन एम्प्टी सेट है बेटा, ए इज नॉन एम्प्टी सेट, खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो हमने कुछ ना कुछ एलिमेंट ले लिया अपनी तरफ से, एज्यूम कर लिया कि ए के अंदर वाई एलिमेंट एज्यूम कर लिया, या कुछ और नाम दे दो, जेड कह दो, पी कह दो, क्या कह दो, जो मर्जी कह दो, ठीक है। और एक्स एलिमेंट मैंने सी से क्यों उठाया, क्योंकि मुझे सी के सारे एलिमेंट बी में दिखाने थे, तो एक एक्स एलिमेंट में सी में लेके चल रहा हूँ। ये मजबूरी है मेरी कि मैं वाई बिलोंग टू ए लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इन दोनों का ऑर्डर पेयर दिखाना है और वो ए क्रॉस सी में लेके जाना है, ठीक है, ताकि मैं ए क्रॉस सी से ए क्रॉस बी पर पहुँचूँ, क्योंकि ए क्रॉस सी तो ए क्रॉस बी के बराबर है, ठीक है। जब मैं ए क्रॉस बी पे पहुँच गया, ठीक है, तो उधर से मैं कह सकता हूँ कि x एलिमेंट बी में जाना चाहिए और x बी में चला जाएगा, सीधा कह दूंगा कि सी इज सबसेट ऑफ बी। एक और थ्योरम है, थ्योरम कहती है, ये वाली थ्योरम कहती है कि बेटा अगर a सबसेट ऑफ b हो एंड c सबसेट ऑफ d हो, तो a क्रॉस c इज सबसेट ऑफ b क्रॉस d होना चाहिए। मतलब a क्रॉस c के सारे एलिमेंट मुझे दिखाने किसके अंदर, b क्रॉस d में। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट वो होता है जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं। जिस बच्चे ने ये एक चैप्टर कर रखा होगा वो समझ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा रहा हूँ कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या करा बेटा, ए क्रॉस सी के में से कोई एलिमेंट उठाओ, उसे बी क्रॉस डी में दिखा दो। मैंने ए क्रॉस सी का एक ऑर्डर पेयर बनाया, बिलोंग करता है ए क्रॉस सी में, मैंने मान लिया ए क्रॉस सी में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि पहला एलिमेंट ए में आना चाहिए और सी किस में आना चाहिए, सी सेट में। ए बिलोंग करेगा ए में एंड सी बिलोंग करेगा सी में, ठीक है। लेकिन ए सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में। लेकिन सी सबसेट है किसका, डी का, तो सी के सारे एलिमेंट किस में है बेटा, डी में। तो जो ए बिलोंग कर रहा है एक्स में वो बी में जाना चाहिए, जो सी बिलोंग कर रहा है सी में वो सी जो है डी में जाना चाहिए। तो ए बी में चला गया और सी डी में चला गया, तो ए और सी का ऑर्डर पेयर बी क्रॉस डी में जाना चाहिए। इसका मतलब यही होता है, ठीक है बेटा। तो ए को सी का ऑर्डर पेयर बी क्रॉस डी में चला गया, तो ए क्रॉस सी से उठाया था, बी क्रॉस डी में दिखा दिया। ए को सी को ए क्रॉस सी से उठाया था, बी क्रॉस डी में दिखा दिया, तो ए क्रॉस सी जो सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने क्या करा, ए क्रॉस सी से एक ऑर्डर पेयर उठाया है। इस ऑर्डर पेयर का मतलब जानते हैं, पहला एलिमेंट ए सेट में, दूसरा एलिमेंट सी सेट में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। सी कौन है, वो डी का क्या है बेटा, सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो ए जो ए में है वो बी में होना चाहिए। सी भी सबसेट है डी का, तो सी के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, डी में। तो सी जो बिलोंग करता है सी में वो डी में जाना चाहिए, तो सी डी में चला गया। तो ए और सी का ऑर्डर पेयर बी और डी के क्रॉस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो ए क्रॉस सी से उठाया था, उसे बी क्रॉस डी में दिखा दिया, तो सबसेट बन गया, हेंस द रिजल्ट।